नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं कल जो होने वाली जन आक्रोश सभा है भारतीय जनता पार्टी की या फिर संजीव बेनीवाल की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यात्रा थी, जन आक्रोश यात्रा 10 दिन तक गाँव में चली, उनका नेतृत्व संजीव बेनीवाल ने किया था। और दोस्तों, कल वीडीएस प्लेस में ये सभा है, उसमें 10,000 की भीड़ का टारगेट रखा गया है, ऐसा हमें आज शंकर बाकर ने भी बताया, जो कि 50वें दिन भी जो फसल बीमा क्लेम को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे धरना लगाया हुआ था वो जारी था। उस दौरान उनसे वार्ता भी हुई और कई आरोप भी उन्होंने बलवान पूनिया, चाहे वो जयदीप डूडी हो, चाहे वो रवि बंसल हो, एसपी सिंह बढ़िया हो, सब पर खुलकर टिप्पणी की। दोस्तों, ज़रूर ये वीडियोस आप देखिएगा। साफ संदेश भारत के यूट्यूब चैनल पर भी है और फेसबुक चैनल पर भी लाइव किया था हमने। तो दोस्तों, अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन इस सभा में क्या रहता है, क्या 10,000 की भीड़ का टारगेट अचीव कर पाते हैं भाजपाई, और इसके क्या मायने होंगे, कितनी भीड़ होगी, इसके लिए हम कल ही आपको कवरेज भी इसकी दिखाएंगे। और दोस्तों, शाम को 7 बजे बुलेटिन में इसके मायने भी फिर खुलकर बताएंगे और कौन कौन नेता इसमें आते हैं। राहुल कसवां सांसद चूरू इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाले हैं। इसके अलावा सभी लोकल नेता होंगे, जयदीप डूडी भी होंगे। क्या संबोधन रहते हैं नेताओं के, कितनी भीड़ आती है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह होगा और किन विषयों को लेकर इसमें फोकस रहता है बैठक में, दोस्तों ये भी देखने वाली बात है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो 23 दिसंबर को बारसंग बादरा के भी चुनाव होने जा रहे हैं। आज भी हमने एक कवरेज की थी बारसंग बादरा में अधिवक्ताओं के पास जाकर न्यायालय में। तो दोस्तों, वहाँ अपडेट पूरी बढ़िया तरीके से नहीं मिल पाई क्योंकि अभी जो मतदाता सूची थी वो आज 2 बजे करीब जारी हुई है। तो स्थायी जो मतदाता सूची है उसके प्रकाशन के बाद ही, और जो नामांकन की तिथि है 21 दिसंबर, उसके बाद ही पता लगेगा कौन दावेदार चुनावी मैदान में है। वैसे नाम अगर देखा जाए तो ताराचंद मोटसरा और मुंशीराम गोस्वामी के नाम हमें वकीलों के द्वारा लिए गए सुगबुगाट से पता लगा। और दोस्तों, क्या ये नाम फाइनल रहते हैं, क्या इनके द्वारा आवेदन किया जाता है, ये देखने वाली बात है। और जो सुनील बेनीवाल है उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, तो उसको लेकर ये चुनावी प्रक्रिया है जो हर साल ही होती है और इस साल भी होगी। इस पर भी हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी। इसके अलावा 25 दिसंबर को डुंगराना में भी एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन की खबरें बड़े स्तर पर आ रही है। और भारतीय किसान यूनियन की भी आज एक बैठक हुई। प्रताप बेनीवाल जो कि जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, उनकी अध्यक्षता में हुई। और 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है उसको धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। और इस अवसर पर उपखंड कार्यालय में ज्ञापन भी दिया जाएगा किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर। तो इसको लेकर आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष है अजीत कुलेरी के द्वारा। और देखते हैं 23 दिसंबर को किस स्तर पर ये जो जयंती है वो मनाई जाती है और कौन सी मांगों को लेकर किसान यूनियन जो है वो ज्ञापन देती है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो दौलत राम जोइया निनाण गांव की ये शख्सियत है दोस्तों। हारमोनियम वादक रहे हैं, ग्रामीण अंचल में एक बेहतरीन कलाकार और भजन गायक के रूप में इनकी ख्याति थी। उनका निधन हो चुका है और उनके निधन के पश्चात एक प्रकार से ग्रामीण अंचल में इस इलाके में जो भजन और जागरण के कार्यक्रम होते हैं उन सभी धर्म प्रेमियों के द्वारा दोस्तों एक प्रकार से शोक मनाया जा रहा है, क्योंकि ये बेहतरीन गायकार भी थे और हारमोनियम के बहुत ही शानदार ये वादक रहे हैं।
दौलत राम जोइया 61 वर्षीय थे और बीमारी के चलते, अस्वस्थता के चलते जो स्वामी विवेकानंद अस्पताल है उसमें इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। और इनके दोहिते सोनू चोपड़ा ने जिस प्रकार से बताया कि उनसे जुड़े हुए सभी लोगों में बहुत बड़ा एक प्रकार से दुख भी है और शोक की लहर है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में जो फाइनल मुकाबला खेला गया था फीफा वर्ल्ड कप का, वो अर्जेंटीना ने 4-2 पेनल्टी शूटआउट से जीत लिया है। दोस्तों पेनल्टी शूटआउट आखिर क्या है? पेनाल्टी जो लगती है वो जो निर्धारित समय होता है 45-5-45 या 35-5-35, जितना भी स्टैंडर्ड टाइम में 15-45 का होता है, उसमें लगभग 2-2 गोल से बराबर रही थी फ्रांस और अर्जेंटीना की टीमें। और इसके बाद में जो अतिरिक्त समय मिलता है 15 मिनट का दोस्तों, उसमें भी अगर टीमें बराबर रहती है तो उसके बाद में ये पेनल्टी लगने का, शूटआउट लगने का जो है वो रूल आता है। तो उस अतिरिक्त समय में भी एक एक गोल से दोनों टीमें बराबर रही और वो एक एक अतिरिक्त समय में जो गोल डाला गया वो अर्जेंटीना की तरफ से मेसी द्वारा, स्टार खिलाड़ी द्वारा, और फ्रांस की तरफ से एमबाप्पे के द्वारा। जो दोस्तों जो दोनों के जो गोल थे फाइनल में पहुंचने से पहले 5-5 गोल विश्व कप में इसमें बराबरी पर थे दोनों, 5-5 गोल के साथ। और जो गोल्डन बूट की दौड़ थी उसमें भी बराबरी के साथ उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था, बराबरी के साथ। लेकिन इसमें हैट्रिक लगाई है एमबाप्पे ने दोस्तों। बेशक फ्रांस हार गया, लेकिन एमबाप्पे के दम पर फ्रांस ने अंतिम समय तक संघर्ष किया, चाहे वो पूरा निर्धारित समय हो या फिर अतिरिक्त 15 मिनट का समय हो या उसके बाद में लगने वाली पेनल्टी थी उसमें हो। पेनल्टी में भी एमबाप्पे ने अपना गोल किया, लेकिन अन्य सभी खिलाड़ी गोल में नहीं बदल पाए। और जो विकेट कीपर, जो गोल कीपर है अर्जेंटीना के, उन्होंने 2 पेनल्टी को रोक दिया और इसी के दम पर 4-2 से अर्जेंटीना विश्व कप जीतने में कामयाब रहा। और यहाँ मेसी की बात करें तो उन्होंने 2 गोल लगाए और 2 गोल मेसी के, और एक पेनल्टी से और एक निर्धारित जो अतिरिक्त समय था उसमें। तो 2 गोल मेसी ने लगाए। मेसी के गोलों की संख्या यहाँ पहुंची 7 और जो पेनल्टी का गोल है वो इसमें नहीं गिना जाता, जो गोल्डन बूट की दौड़ है उसमें। तो उस हिसाब से मेसी के 6 गोल हुए और एमबाप्पे ने हैट्रिक लगाई, तो एमबाप्पे के जो गोल है वो 5-3-8 हुए। तो इस प्रकार से गोल्डन बूट जीता एमबाप्पे ने, फ्रांस के इस स्टार खिलाड़ी ने। और इसके अलावा हम जो गोल्डन बूट जीतने वाले खिलाड़ी हैं दोस्तों उनके बारे में भी बताएंगे। 1930 से ये परंपरा प्रारंभ हुई थी, लेकिन इस विश्व कप के साथ ही मेसी के सपने पूरे हुए। मेसी का ये संभवतः अंतिम विश्व कप फुटबॉल का मैच था। इसके बाद में वो 4 साल में ये विश्व कप का मैच होता है दोस्तों। 4 साल तक मेसी अब 15 वर्ष के हो चुके हैं, वो संभवतः ये अगला टूर्नामेंट ना खेल पाए, लेकिन एमबाप्पे ज़रूर खेलेंगे। 23 वर्षीय है दोस्तों, एकदम यंग खिलाड़ी है, ऊर्जा से भरपूर है, अपनी संभावनाएं उन्होंने इस विश्व कप में दिखाई भी है। और एक बात कहें, मैराडोना के बाद में 36 सालों के बाद में अर्जेंटीना ने ये विश्व कप जीता है, तो अर्जेंटीना की खुशी देखते ही बनती है। और भारत में भी अर्जेंटीना के फैन बहुत ज़्यादा संख्या में है। पीएम मोदी ने भी अर्जेंटीना की टीम को ट्वीट कर बधाई दी। उसी प्रकार से भारत में बड़ी संख्या में अर्जेंटीना के फैन रहते हैं और उनका भी एक प्रकार से सपना पूरा हुआ। और 36 सालों बाद में एक बार फिर से अर्जेंटीना विश्व कप का खिताब जो है वो जीतने में कामयाब रही। अब मैं जल्दी से आपको बताऊं तो गोल्डन बूट जीतने वाले जो खिलाड़ी है, 1930 से ये परंपरा चली आ रही है दोस्तों। गिलेर्मो स्टेबल जो है अर्जेंटीना के, वो 1930 में 8 गोल के साथ जो है गोल्डन बूट जीतने में कामयाब रहे थे। 1934 को ओल्डरिच है चेकोस्लोवाकिया के, उन्होंने 5 गोल किए और गोल्डन बूट जीता था। 1938 में लियोनिदास ब्राजील के 7 गोल
करने के साथ गोल्डन बूट जीता था। और उसके बाद में सीधे 1950 में एडेमीर जो ब्राज़ील के हैं 9 गोल करने के साथ गोल्डन बूट जीता था। और 1954 में सांडोर जो कि हंगरी के हैं 11 गोल किए थे दोस्तों विश्व कप में, और 11 गोल के साथ उन्होंने गोल्डन बूट जीता था। और 1962 में ऐसे 6 खिलाड़ी थे जिन्होंने सभी ने 4-4 गोल किए, उसमें ब्राज़ील के भी 2 खिलाड़ी शामिल थे। तो उन सब को सामूहिक रूप से ये जो 6 खिलाड़ियों को है वो गोल्डन बूट दिया गया था 1966 में। और 1966 में यूसेनियो जो कि पुर्तगाल के शानदार खिलाड़ी रहे हैं 9 गोल करने के साथ ही गोल्डन बूट उन्होंने जीता था। और 1970 में गर्ड मुलर जो कि जर्मनी के हैं दोस्तों, गर्ड मुलर उन्होंने 10 गोल किए और गोल्डन बूट जीता था। 1974 को ग्रेज गोर्ज नेटो जो कि पोलैंड के हैं 7 गोल किए और गोल्डन बूट जीता। 1978 में मारियो केम्पेस है अर्जेंटीना के, उन्होंने 6 गोल किए, गोल्डन बूट जीता। और पाओल जो टासी है इटली के, 6 गोल किए 1982 में और गोल्डन बूट जीता। 1986 में गोरी लाइनकर है इंग्लैंड के, 6 गोल किए और गोल्डन बूट जीता। 1990 में दोस्तों साल्वाटोर है इटली के, 6 गोल किए, गोल्डन बूट जीता। इसके अलावा 1994 में ओलेंग है रूस के, प्लस इसी के साथ बुल्गारिया के भी जो हिस्ट्रो है उन्होंने सामूहिक रूप से 6-6 गोल करते हुए ये गोल्डन बूट जीता था। और डावर शुकर है क्रोएशिया के, 6 गोल करके 1998 में उन्होंने भी गोल्डन बूट जीता था। और 2002 में जीता था रोनाल्डो ने, ब्राज़ील के स्टार बने थे, 8 गोल किए और गोल्डन बूट जीता था। और मिरोस्लाव जो कि जर्मनी के हैं 5 गोल करने के साथ 2006 में उन्होंने भी गोल्डन बूट जीता था। उसके बाद में 2010 में हुए टूर्नामेंट में फीफा वर्ल्ड कप के करीब 4-5 ऐसे खिलाड़ी थे, उनको सामूहिक रूप से 5-5 गोल करने पर गोल्डन बूट का हकदार माना गया था। थॉमस मुलर है उन्होंने जर्मनी का, और डेविड जो स्पेन के हैं, और फोरलान है अरुग्वे के, और इसके अलावा पेसले है नीदरलैंड के। ये 4-5 खिलाड़ी थे, बराबर 5-5 गोल उन्होंने किया। 2014 में जेम्स रोड्रिग्स है दोस्तों जो 6 गोल करके कोलंबिया के हैं, उन्होंने गोल्डन बूट जीता था। और 2018 में जो कि फ्रांस विश्व कप जीता था, इस दौरान हैरिकेन इंग्लैंड के 6 गोल करने के साथ विश्व कप में गोल्डन बूट का खिताब जीता था। और अब जीता है एम्बापे ने, फ्रांस के ने। तो ये रहा गोल्डन बूट का सफ़र दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो अन्य खबरों में दोस्तों अब हम 19 दिसंबर को आज क्या विशेष दिवस है इसके बारे में आपको बताएं। तो महान स्वतंत्रता सेनानियों का आज दिन है। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जो कि एक कवि भी थे, एक शायर भी थे, एक महान साहित्यकार भी रहे हैं, और अशफाक उल्ला खान भी है। और इसके अलावा दोस्तों ठाकुर रोहन सिंह भी है, जिनको अंग्रेज़ों ने आज ही के दिन फांसी दी थी 1927 में। तो इनको याद आज देश भर में किया गया। और भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल का जन्म भी 1934 में आज ही के दिन हुआ है। और 1961 को गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आज़ादी मिली थी, तो गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। और रिकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं, महान क्रिकेटर रहे हैं, 1974 को उनका भी आज के दिन जन्म दिवस है। और भारतीय विकेट कीपर और शानदार खिलाड़ी नयन मोगिया का भी 1969 को आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो क्रिकेट प्रेमी उनके जन्मदिन को बड़ी संख्या में आज के दिन मनाया होगा। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो मंडियों के भाव मैं बताता हूँ। सरसा मंडी में सरसों के भाव जो है, आज नरमा के भाव, सरसों के भाव रहे हैं 6,000 रुपये प्रति कुंटल सरसा मंडी में। नरमा के भाव 8190 रुपये मात्र, जबकि कपास के भाव में 9611 रुपये की तेज़ी देखी गई। और फतेहाबाद मंडी में नरमा 8125, कपास के भाव 9300
रहे हैं। एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 8224, जबकि सरसों बिका है 6050 रुपये प्रति कुंटल। भट्टू मंडी में भी नरमा 8100, कपास 9400 रुपये प्रति कुंटल बिका है। आबोर मंडी की बात करें तो नरमा 8195 और कपास 9404। तो यहाँ नरमा के रेट में नमी देखी जा रही है। और इसके अलावा नौर में ग्वार के भाव 5601, जबकि श्रीगंगानगर मंडी में दोस्तों सरसों के भाव 6260 रुपये प्रति कुंटल ही देखे गए। और आज मौसम का मिजाज बताएं तो 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज चली और बादल आज काफ़ी रहे। 80-90% तक बादल दिन भर छाए रहे थे। तेज़ धूप भी एक बार निकली थी और शाम को भी देर रात तक 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलेगी। बादल पूरा आसमान ढका हुआ होगा बादलों से। और कल 20 दिसंबर को परिवर्तनशील मेघ आप आसमान में देखेंगे और आज रात्रि को ही बादलों का जमावड़ा आप देखेंगे। और 10 से 19 डिग्री टेम्परेचर कल दिन में और 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम के रूप में। 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर तक की हवाएं चलेगी और बादल भी 60-70% आसमान में छाए रहेंगे, जो कि रात्रि होते होते 90 से 100% तक बादल छाएंगे। और परिवर्तनशील बादलों से मेघ पूरा आवरण के रूप में ढका हुआ आपको मिलेगा। और ज़रूर यहाँ जो है बरसात की संभावना मौसम विभाग द्वारा नहीं बताई गई है, लेकिन अगर विक्षोभ कहीं ना कहीं सक्रिय होता है तो बरसात की संभावना बन भी सकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।